आप सभी नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति का वेलकम है। तो आज हम और आप मिलके पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। और हमारा कंपाउंड्स है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। नो डाउट ये हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन में हम लोग देखे हैं कि किस तरह अल्कली मेटल्स एयर के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो आप जानते हैं व्हेन एवर अल्कली मेटल बर्न या ऑन कंबशन ऑफ अल्कली मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम उसको जलाते हैं देन व्हाट हैपन, क्या होता है आप जानते हैं। लिथियम फॉर्म ऑक्साइड, lithium form oxide, sodium form peroxide and rest of other alkali metal form superoxide। इसके अलावा भी ये देखा गया है कि लिथियम ऑक्साइड के अलावा सम ऑफ अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड बनाता है। सोडियम पेरोक्साइड बनाने के अलावा सम अमाउंट ऑफ सुपरऑक्साइड बनाता है, जबकि रेस्ट ऑफ अदर मेटल ओनली फॉर्म सुपरऑक्साइड। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं कि ऑन कंबशन in a excess of air। what is the meaning of excess of air? मतलब in a presence of sufficient amount of oxygen क्या होता है। लिथियम बनाता है क्या चीज सर, Li2O मतलब ऑक्साइड प्लस सम अमाउंट इन Li2O2 यानी कुछ अमाउंट में ये भी बनाता है, क्या बनाता है, पेरोक्साइड भी बनता है। सोडियम क्या बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है प्लस सम ये सुपर ऑक्साइड, ये देखिए ये कुछ सुपर ऑक्साइड भी बना लेता है, ठीक है। जबकि रेस्ट अदर मेटल्स जहाँ यहाँ एम जो है क्या है, के है, आरबी है, सीएस है, इट फॉर्म क्या चीज, ओनली सुपर ऑक्साइड। चलिए तो आप ये बात जानते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि ये ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो भी है इसका स्टेबिलिटी, अल्कली मेटल का साइज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। कहता है कि हाउ एंड व्हाई, ये आप देखना है। तो इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में आप देखिए रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर में हमने इसको पढ़ाया है और स्टेबिलिटी के बारे में वहाँ बड़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हैं। बस इतना ही जानिए कि लार्जर साइज केटाइंस या लार्जर एनायन स्टेबलाइज बाय लार्जर केटायन थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट। तो कैसे लैटिस एनर्जी या और सा फेनोमेनन इसके स्टेबिलिटी से कंसर्न्ड होता है उसको आप लेक्चर नंबर 2 में जाकर के देखिए। बस इतनी सी बात इसमें है। अब आप ये जानते हैं कि जो भी ऑक्साइड्स है ये इजीली, ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड या है पेरोक्साइड, it easily hydrolyzed in water। all these easily hydrolyzed पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है सब। ये सब जितना भी है चाहे वो ऑक्साइड हो, पेरोक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड, पानी से बड़ी एफिनिटी है, बड़ी प्यार है इसको, क्योंकि जानते ही ये सब आयनिक कंपाउंड है तो बड़ी प्यार है। क्यों प्यार है, क्योंकि प्यार कब होता है जी लाइक डिजॉल्व लाइक। आप जानते हैं अपने जैसे को आप ढूंढते हैं तो बड़ी आसानी से खोज लेते हैं और उसमें खो जाते हैं। इसका मतलब है ये आसानी से खो जाता है लेकिन प्रोडक्ट सब में हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, ठीक है, लेकिन जो डिजॉल्व होने के बाद प्रोडक्ट जो बनाता है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। कैसे होता है सो जरा देखिए। ये आपके ये जो भाई साहब हैं ऑक्साइड, ये पानी में आप डिजॉल्व कराइएगा तो इट फॉर्म ओनली हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड बनाता है। जबकि ये सोडियम पेरोक्साइड को यदि पानी में आप डिज़ोल्व कराइएगा तो ये देखिए हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, साथ साथ H2O2 निकालता है। जबकि रेस्ट अदर, माने ये रेस्ट अदर नहीं, यदि आप पेरोक्साइड को आप पानी में डिज़ोल्व कराएंगे, यदि पानी में डिज़ोल्व कराएंगे तो ये सब क्या चीज़ बनाएगा, जी हाँ हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जहाँ M क्या है, Na नहीं सर, K
RbCS, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हो गया। तो यहाँ देखिए, आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव यदि पूछे तो आप आसानी से बना देंगे कि ओनली सुपर ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू इवॉल्व ये हाइड्रोजन गैस। ये जो आपका हाइड्रोक्साइड बना, ये क्या है? ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सब आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो निश्चित रूप से इसका ये ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स जो होगा ये बेसिक इन नेचर होता है, बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू गिव OH माइनस आयन। देख रहे हैं ये सब OH माइनस, और जो जो हम LiOH से नीचे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है मेटल आयन का, तो निश्चित रूप से OH आयन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ता चला जाता है। जैसे देखिए, ये जो आप MOH लिख रहे हैं ये आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस होगा, तो देखिए M प्लस एंड OH माइनस, देखिए ये टेंडेंसी टू रिलीज OH माइनस है, जिसके कारण ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर। और क्या है? बेसिक नेचर तो होता ही है, साथ साथ स्ट्रेंथ क्या होता है? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, जी हाँ, जो आप बोल रहे हैं वही सही है। क्या सही है? जो आप LiOH से NaOH, KOH, RbOH, हाँ जी, CSOH, जो आप ऊपर से नीचे आएंगे, देखिए इसका साइज बढ़ता चला जाता है, देख रहे हैं, इस सबका साइज बढ़ा जाएगा, तो इसके बीच में क्या होगा? स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। ये इजीली तो आप क्या कहिएगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे जो आप बढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और बार बार दोहरा रहे हैं क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि वो OH माइनस ईजिली देगा, ईजिली क्या करेगा? ईजिली रिलीज करता है, इसलिए ऐसा होता है। ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ तो आप देखते ही हैं। ये जो क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड ईजिली पानी में घुल जाता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स है, लेकिन यदि इसको अकेले में गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो भैया वो क्या होगा? नहीं टूटेगा। तो आप कह सकते हैं कि all these hydroxides soluble in water। जी हाँ, क्यों सोलबल होता है? तो सीधा सा बात है, ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, तो भैया तो उसको क्या होता है? डिजॉल्व होना तो बनता है, ठीक है। तो इसलिए भैया आसानी से डिजॉल्व हो गया। लेकिन ऑल दीज आर थर्मली स्टेबल, यानी ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मल स्टेबल। थर्मल स्टेबल का मतलब क्या है? यानी नॉट डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। इसको गर्म कीजिएगा तो नहीं डिकम्पोज्ड है। एक्सेप्शन है हमारा कौन? जी हाँ, कौन? ये लिथियम के कार्बोनेट भैया, ये केवल निश्चित रूप से क्या हो जाते हैं? ये टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो, जो कि एनालोमस प्रॉपर्टी जो हम लिथियम का देख रहे थे उसमें देखे थे कि लिथियम का कार्बोनेट किस ढंग से टूट जाता है। यानी लिथियम एक का कार्बोनेट एक्सेप्शनल है, लिथियम का कार्बोनेट नहीं। यहाँ हाँ, तो हाइड्रोक्साइड, लिथियम का हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज करता है, ठीक है, कार्बोनेट भी डिकम्पोज करता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये Li2O प्लस H2O, ठीक है, Li2O प्लस H2O इस ढंग से ये गर्म करने पर टूट जाता है। तो आपने ये देखा
क्या देखा, आपको क्या ध्यान देखना होगा कि हाइड्रोक्साइड जो होता है ये पानी में, पहले तो आप देखें कि ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर क्या होता है, ऊपर से नीचे इसका बढ़ता है। ऑल दिज हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑल सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी भी इसी ट्रेंड्स में होगा जैसा बेसिक स्ट्रेंथ है। लेकिन ये हिट करते हैं तो हिट करने पर क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होता है। केवल लिथियम का हाइड्रोक्साइड है वो एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, तो कम स्टेबल होगा ऑल सब की तुलना में, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो इतने के अलावा और आप बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो ऑक्साइड है या पेरोक्साइड है, ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड आपको ध्यान में रखना है कि ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है और डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक नेचर होता है, डाईमैग्नेटिक नेचर, ये ध्यान में रखेंगे। और आप उसी लेक्चर नंबर 2 में हम देखिएगा कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कलरलेस का कारण क्या है, डाईमैग्नेटिक के कारण क्या है। डाईमैग्नेटिक वहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड में है, इसलिए वो डाई होता है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो कलर तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलता है, ऊपर जाता है, देन नीचे आता है, क्या होता है जानते हैं, तो ऊपर नीचे जाने यानी नॉर्मल से वो ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड में जाता है, एंड देन ऊपर से नीचे जब आता है तो एनर्जी इमिट्स करता है या वेवलेंथ, वो दैट वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर होता है। तो वहाँ ऐसा फेनोमेन सब इसमें नहीं होता है, तो भैया ये कहाँ से कलर शो करेगा, क्लियर। लेकिन हमारे ये जो सुपर ऑक्साइड है, नाम सही है सुपर है, तो निश्चित रूप से ऑक्साइड ये क्या है, सुपर है, ये कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा, कलर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो कलर्ड होने के पीछे भी कारण है क्या, कि इसमें एक देखिएगा, इस पर डिस्कशन किया हुआ वहाँ कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कलर एंड देयर पैरामैग्नेटिक नेचर। तो चलिए इसको कॉपी करिए, देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड्स है वो है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो सवाल ये उठता है, आप जानते हैं कि ऑक्सो एसिड किसको कहते हैं, बताइए। तो है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। जी हाँ, ऑक्सो एसिड्स किसको बोलते हैं, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन, दैट एसिड इन विच एसिडिक हाइड्रोजन मतलब रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं भाई साहब, जी हाँ, जिसमें एसिडिक H+ प्रेजेंट ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप पर। जैसे एग्जांपल आपका क्या है, H2SO4 या H2CO3 या HNO3, ETC बहुत सारा है। जैसे इसमें आप देखेंगे H2SO4 में ही देखिए तो कैसे दिखते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे आपको आता है ये सब स्ट्रक्चर बनाने। तो देखिए यहाँ रिप्लेसेबल जो ये हाइड्रोजन है जिसके कारण ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो किस पर है, OH माइनस पर। तो इसको आप ऑक्सो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। कैसा एसिड, ऑक्सो एसिड किसको कहेंगे, जिसमें रिप्लेसेबल H+ आयन यानी एसिडिक H+ रिप्रेजेंट ऑन OH ग्रुप। तो चलिए ये है, तो ये ऑक्सो एसिड कहता है। तो ऑक्सो एसिड के साथ यदि आप अल्कली मेटल्स को आप रिएक्ट कराएंगे तो उसका सॉल्ट बनता है, यानी अल्कली मेटल रिएक्ट विथ किसके, ऑक्सो एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। यानी यदि आप मेटल को, कौन मेटल, यही अल्कली मेटल को आप किससे, ऑक्सो एसिड से रिएक्ट करा दीजिए तो ये साल्ट बनाएगा। जैसे देखिए ये हो गया, जैसे देखिए सर, यदि हम 2Na+H2CO3 करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2 निकल गया। वैसे ही देखिए यदि आप 2Na+2H2CO3 करते हैं, ये कार्बोनेट बनाया, और ये देखिए NaHCO3,
ये बाइकार्बोनेट बनाता है, ये भी सॉल्ट है जिसको हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये बनाए। तो वैसे ही आप 2K प्लस H2SO4 के साथ कराएंगे तो K2SO4 प्लस H2, वैसे ही आप बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सॉल्ट है, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्ट बना सकता है अल्कली मेटल, लेकिन आपको एक तो पढ़ना ही कम है, लेकिन इसमें मेनली थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो किसके बारे में करना है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो चलिए इसको हम मिटाने वाले हैं, मिटा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है ये स्टेबल टू हीट होता है। स्टेबिलिटी पर हम डिस्कस, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ आपको स्टडी करना है, एक इसका थर्मल स्टेबिलिटी और दूसरा सॉल्युबिलिटी। साल्ट ऑफ ऑक्सीड में मेनली किस पर डिस्कस करना है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मेनली क्या थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो किसके बारे में, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में, और उसमें भी कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो वो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो क्या कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी का क्या हाल होगा, थर्मल स्टेबल क्या होगा, निश्चित रूप से थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज साइज ऑफ मेटल आयन। और कारण वही है जो हम जानते हैं, क्या, साइज ऑफ मेटल आयन एंड साइज ऑफ एनायन। जैसे देखिए हम पहले ये लिख लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीट का प्रभाव। थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेजुअली increases with increase size of metal ion, अल्कली मेटल आयन। देखिए ये कारण क्या है, सो देखिए यहाँ, चाहे वो CO3 2- हो, चाहे वो HCO3- हो, ये बड़ा साइज होता है, बल्कि साइज होता है, इसका बल्कि साइज का होता है, बड़ा साइज का होता है। तो ये किससे दोस्ती करेगा, चाहे ये किससे दोस्ती करेगा, ये लार्जर साइज वाला है तो लार्जर साइज का है, ये लार्जर साइज का ये एनायन है, तो ये दोस्ती किससे करेगा, लार्जर केटायन से करेगा, लार्जर केटायन से करेगा, ठीक है। यानी जितना केटायन बड़ा होगा उतना ही इसकी दोस्ती जमेगा, ये दोनों के साथ दोस्ती जमेगा, मतलब वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी लार्जर केटायन स्टेबलाइज बाय लार्जर एनायन थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट, थ्रू द, समझ रहे हैं बात। तो इसके कारण से यह देखते हैं ऑर्डर ऑफ, आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज आप जानते हैं किसके, Li+ से बड़ा, ऐसे होता है। तो बताइए, तो इस आधार पर यदि हम क्या करें, इसका क्या बनाते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट। तो क्या होगा, सबसे बड़ा साइज वाला का सबसे ज़्यादा कार्बोनेट स्टेबल होगा, CS2 देखो CO3 ना, देन Rb2CO3, देन K2CO3, देन Na2CO3, और सबसे बकलवा कौन होगा, Li2CO3, है ना। ये तो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। यही कारण है कि ये इजीली डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। इसको गर्म कीजिएगा तो तुरंत टूट जाता है, और टूट करके आप जानते हो Li2CO3 क्या करता है, Li2O और CO2 इवॉल्व करता है। तो आप क्या देखें, ये देख रहे हैं, ये इससे दोस्ती इसका बहुत ज़्यादा जमा,
फिर इसके बाद दोस्ती इससे जमा, इसके बाद सबसे कम इसके साथ दोस्ती क्यों जमा, क्योंकि ये बड़ा साइज है, ये इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो सारा मामला क्या है, साइज का है। इस साइज के कारण एक का लैटिस एनर्जी और दूसरे को क्या करता है, वो इवॉल्व कर स्टेबलाइज करता है। तो इसके कारण से ये सारा होता है। तो इसी तरह से हमारा क्या होगा, बाइकार्बोनेट के केस में भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि लिथियम का बाइकार्बोनेट, ये इस आयन को, बाइकार्बोनेट निगेटिव आयन को, यहाँ तो लिथियम कार्बोनेट निगेटिव आयन को थोड़ा संभाल भी लेता है, संभालते संभालते क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन ये लिथियम इतना छोटा है कि इसको संभाल नहीं पाता है, दैट्स वाई ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट किसका, तो अल्कली मेटल का। तो आप यहाँ देखिए LiHCO3, देखिए ये नॉट एग्जिस्ट, ये यह बनता ही नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब कहाँ से शुरू करें हम लोग, इससे, तो इससे बड़ा, इससे ज़्यादा स्टेबल, हाँ जी, ये इससे ज़्यादा, ये, चलो 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 चलो, एंड देन ये। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, दोनों का थर्मल स्टेबिलिटी हमारा किसका, केटायन का साइज बढ़ने से बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो नेगेटिव आयन है वो बड़ा होता है, बल्कि साइज होता है, तो साइज के हिसाब से उसके स्टेबिलिटी कंसर्न होता है, साइज के हिसाब से। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। जो उसका थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो एक दूसरे को इजीली स्टेबलाइज कर देता है। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट gradually increases with increase size of metal ion। solubility of carbonates कहाँ, वाटर में, इन वाटर की बात कर रहे हैं सर, है ना, अल्कोहल में नहीं। हाँ, तो यहाँ देखिए कहता है कि जो आप ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ देखिए, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटीज इन वाटर कैसा होगा, जी हाँ, होगा Li2CO3 से ज़्यादा, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, देन CS2CO3। वैसे ही ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, NaHCO3, देन KHCO3, देन RbHCO3, देन CSH3। चलिए ये बात तो जान गए कि ऐसा ऑर्डर होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। सो देखिए, जो आप ऊपर से नीचे आते हैं, मान लीजिए हम इसी में देख रहे हैं, देखिए आप इसी में आइए, Li2CO3 से आप ऐसे आइए, ऐसे ही आइए, K2CO3 ऐसे आइए, यहाँ देखिए एनायन का तो साइज क्या है, फिक्स है, लेकिन केटायन का साइज, केटायन साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेज। तो इसका क्या होता है कि लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज मोर एक्सटेंट देन डिक्रीज इन ए हाइड्रेशन एनर्जी। इसीलिए 10
solubility increases from कहाँ, Li to Cs, कहाँ, कार्बोनेट में या बाइकार्बोनेट में, आपको ध्यान रखना है। तो क्या कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे चाहे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में जाते हैं, ये एनायन देखिए वही बात यहाँ बाइकार्बोनेट में भी होगा। एनायन तो फिक्स है, ये केटायन का साइज जो घटता है तो इस कार्बोनेट में चाहे बाइकार्बोनेट में ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दो, चूँकि हाइड्रेशन एनर्जी साइज पर डिपेंड करता है, तो साइज के साथ क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, साइज यदि बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा। लैटिस एनर्जी का वही बात है, साइज यदि बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, दोनों घटता है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी ज़्यादा घटता है, ऊपर से ज़्यादा घटता है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ता है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि बढ़ रहा है, नहीं, लैटिस एनर्जी ज़्यादा घट रहा है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे वाले का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी दोनों घटता है, लेकिन लैटिस एनर्जी ज़्यादा घटता है, हाइड्रेशन एनर्जी कम घटता है। इसके कारण से जो लैटिस एनर्जी ज़्यादा घटता है, हाइड्रेशन एनर्जी कम घटता है, इसलिए प्रभाव क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा सा ऊपर वाले से नीचे बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी दो तरीके से आप कर सकते हैं। यदि ये लकीर है तो आप इसको बढ़ाने का मन है तो क्या कीजिएगा, एक इसको बढ़ा दीजिए, जोड़ दीजिए, बढ़ गया। ठीक है, और नहीं तो क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए तो भी बढ़ गया। तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्यों बढ़ रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि बढ़ रहा है, इसलिए ऊपर से नीचे से हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रहा है, लैटिस एनर्जी भी घट रहा है, लेकिन लैटिस एनर्जी ज़्यादा घट रहा है, समझ रहे हैं, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी आपको बढ़ा हुआ नजर आता है। लेकिन क्या है, तो दिस इज द रीजन बाय व्हिच देयर सॉल्युबिलिटी शोज फॉलोइंग एक्सटेंट या फॉलोइंग ऑर्डर। तो दिस इज अबाउट सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, और इस ऑक्सो एसिड में हम लोग किस पे डिस्कस किए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो दैट इनफ अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स था कि इसका कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटेरियल। और हाइलाइट्स के बारे में ये आप एनसीईआरटी में देखें तो हाइलाइट के बारे में डिस्कशन है, जिसका हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ये सॉल्युबिलिटी के बारे में यदि ज़्यादा डिस्कशन आपको देखना है तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइलाइट्स, हैलोजन यानी हाइलाइट्स में आप लेक्चर नंबर जो भी है उसमें देखिएगा, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, उसमें आपको ये मिलेगा। उसमें किस तरह से आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड है तो वो पानी में क्या सोलुबल होगा, वाटर में सोलुबल होगा। इसका मतलब थोड़ी है कि आयनिक कंपाउंड है तो सब सोलुबल ही होगा। ठीक है, उसमें कारण है, क्या कारण है कि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी वो डिटरमाइन करता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। किसी आयनिक कंपाउंड्स का लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो नहीं घुलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी को ज़्यादा होना होगा तभी घुलेगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा कब होगा, या तो ज़्यादा हो या लैटिस एनर्जी खुद कम जाए। तो ये बात अभी उतना बेहतर से आप नहीं समझ रहे तो उस आप जाइए रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन या हाइलाइट्स कंपाउंड, उसमें आपको ये टॉपिक सॉल्युबिलिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं, और इस आशा में कि जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।